अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर और तज्जिया। मैं सना नकवी और प्रोग्राम में आज मेरे साथ मुज़म्मिल सौरवदी साहब अपनी ज़ाती मसरूफियत की वजह से शामिल नहीं हो पाएंगे, जबकि हमें ज्वाइन किया है सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं चेयरमैन जवानाने पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, सबसे पहले बात ईरान की ही। ईरान ने आबनाए हॉर्मुज़ को मुकम्मल खोलने के लिए अपनी 6 शर्तें अमेरिका के सामने रख दी हैं और कल ही डोनाल्ड ट्रंप साहब की ये स्टेटमेंट के बिल्कुल आखिरी मरहले में मुज़ाकरात के हम दाखिल हो चुके हैं और जल्द ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाएगी। और ऐसे में ईरान की ये 6 शर्तें सामने आना, जो मैं एक के बाद एक आपके सामने रखती हूँ कि पाबंदियों में नरमी है, नंबर 1। नंबर 2, जंगी नुकसानात का मुआवजा है। नंबर 3, नाका बंदियाँ फ़ौरन ख़त्म करने का मुतालबा है। और नंबर 4 पर है ईरान के खिलाफ जो धमकियाँ हैं उसे बंद की जाएँ, फ्रोज़न एसेट्स को वापस किया जाए और आखिर में इत्तेहादियों पर जो मुसल्लत जंग है उसको दायमी तौर पर ख़त्म किया जाए। कैसे देख रहे हैं अब्दुल्ला साहब, आपको लगता है कि फ्लेक्सिबिलिटी ईरान शो करेगा इन शराइत को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। शराइत रखी ही इसलिए जाती हैं कि उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद हो। और जाहिर है, जब आप किसी से, जैसे बचपन में जब हमें अम्मी से 100 रुपए चाहिए होते थे, तो हम 1000 रुपए का या 500 रुपए का मुतालबा करते थे, तो बड़ी मुश्किल से 100 रुपए हासिल हुआ करते थे। ऐसे तो ही। ऐसे ही हुआ करता है ईरान की। लेकिन ये जो शराइत हैं, पहली बात यह है कि ये जायज़ बुनियाद के ऊपर शराइत हैं, क्योंकि इन शराइत को जब तक कि आप नाफिजुल अमल नहीं करेंगे, तो फिर खित्ते के अंदर अमन की सूरत हाल पैदा नहीं हो सकती। अब देखिए ना कि जैसे ईरान का अपना हुर्मुज़ के ऊपर कंट्रोल होना, अब ये एक मुसल्लमा हकीकत है, इसको आप तब्दील नहीं कर सकते। ईरान अमेरिका भी आ जाए, फ़र्ज़ करें उसके तमाम बहरी जहाज़ यहाँ खड़े हों, तो क्या वो गारंटी दे सकते हैं कि यहाँ आमद-ओ-रफ़्त जहाज़ों की बिल्कुल बिला तात्तुल जारी रहेगी? नहीं, कोई एक प्रोजेक्टाइल, कोई एक मिसाइल, कोई एक ड्रोन हमला करेगा तो सारे जहाज़ रुक जाएँगे। एक जहाज़ ने हिट होना है तो पीछे 130 जो जहाज़ हैं वो रुक जाएँगे। तो ये एक बात है और ये पहले दिन से अमेरिका को यही बताया जा रहा था कि ये ना करें। अब ये जो शराइत हैं, ये जो 14 नुकात आपको याद हैं, वो एमओयू के। एमओयू के 14 नुकात के ऑलमोस्ट दे आर द सेम। दे आर द सेम, कि एग्जैक्टली। आप उनका जो आमद-ओ-रफ़्त है उसको जारी रखने के लिए आपको उनके ऊपर से पाबंदियाँ नरम करनी पड़ेंगी, आपको नॉर्थ रूट जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ऑपरेशन फ्रीडम में ये साउथ रूट के ऊपर जाना चाहते थे ना, इसी वजह से मई के अंदर वो कामयाब नहीं हुआ और अरब दुनिया ने भी मेरे ख्याल में, हाँ, इसमें जो इत्तेहादियों के ऊपर हमले हैं, ये एक मेरे ख्याल में बात है जिसके ऊपर गौर तलब बात है। लेकिन इन सब के अंदर एक बात बड़ी वजाहत से है और वो ये है कि लूजर्स कांट बी चूजर्स। अमेरिका के पास उस टाइम पे चूज करने के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं है। दुनिया के अंदर प्रेशर आ गया, अरब दुनिया के अंदर नई सफबंदी होना शुरू हो गई। उसका एक आपने शारशाना मक्का मुआहदे के हवाले से देख ही लिया। तो इससे वजाहत से हमें ये दिखाई दे रहा है कि अमेरिका अब इस पोजीशन में नहीं है कि वो आके अपनी शराइत मनवाए। और वो अब जो बातें थी कि जी वो न्यूक्लियर नॉन न्यूक्लियर, अब आप देखें खुद भी अमेरिका के अंदर भी न्यूक्लियर के हवाले से कोई ज्यादा बातचीत नहीं है। और पहले भी जो मुआहदा था उसमें यही था कि 19 अगस्त को, यानी कि 60 दिन के बाद न्यूक्लियर के ऊपर बातचीत होगी, बसूरत के जब आप पहले अपनी अव्वलीन शराइत जो हैं, जो 14 पॉइंट्स हैं नुकात उनको हैं, मानेंगे। उनके ऊपर अमल करेंगे। ये है मेरे ख्याल में। आई थिंक अमेरिका हैज टू बाउ डाउन। अब्दुल्ला साहब, जो मुझे एक पॉइंट अभी तक एक कन्फ्यूजन जो क्रिएट कर रहा है कि इत्तेहादियों पर जो मुसल्लत जंग है उसको ख़त्म किया जाए, इस पर रिजर्वेशन हो सकती है अमेरिका को। और उसकी सबसे बड़ी जो रीज़न है वो इजराइल है, इजरायली लॉबी जो नहीं चाहती है कि पीस की तरफ मामलात आगे बढ़ें। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इन 6 में से 1 या 2 जो मुतालबात हैं वो नहीं माने जाएंगे? सना साहिबा, देखें, सीधी सी बात है, आपको याद है 14 जब नुकात तय हुए थे तो उसमें भी फलस्तीन का जिक्र नहीं नहीं आया था। था। उसके अंदर कहीं भी जो क्या नाम है, लबनान, उसके ऊपर हमलों के हवाले से बात नहीं की गई थी। लेकिन जाहिर है वक्त से टाइम बाय टाइम ये काम तो हो रहा है। अब जो मक्का अलायंस है उसके अंदर भी आप देखें ना, मिस्र का अब ठहरना जो है वो मेरे ख्याल में आना ठहर चुका है। और इसका तो खुद इंडिया हाकान फिदान साहब ने, जो कि तुर्किया के वजीर खारजा हैं, उन्होंने दिया। उन्होंने भी ये बात कह दी है। तो लगता यह है कि आहिस्ता आहिस्ता इस खित्ते के जो डायनेमिक्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। उसके अंदर इस रीजनल पावर जो हैं वो मजबूत हो रही हैं और जाहिर है
कि अगर रीजनल पावर मजबूत होती हैं तो आई थिंक कि लबनान के ऊपर जंग बंदी कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं होगा। सऊदी अरब को भी यहाँ क्रेडिट जरूर देना चाहिए कि बावजूद अमेरिका ने तमाम उनके ऊपर चालें चल दी और अब्राहम एकॉर्ड के अंदर ये तक कह दिया कि जनाब ठीक है, हम आपको सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि आप अब्राहम एकॉर्ड करें। लेकिन उसके ऊपर सऊदी अरब ने किसी किस्म का कोई रद्द अमल देना भी मुनासिब नहीं समझा, बल्कि उल्टा पाकिस्तान तुर्किया के साथ जाके डील कर ली। इसमें डील में भी दो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं कि ये दो ममालिक ऐसे हैं जो अजमी मुल्क हैं एक अरबी मुल्क के साथ। अब पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसके ऊपर अरब दुनिया ने कभी भी तसल्लुत कायम नहीं रखा, जबकि ईरान और तुर्किया के ऊपर उनका इंटरफेरेंस मौजूद रही। तो ये मेरे ख्याल में एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। ईरान के अंदर भी अभी जो उनके कायम मुकाम जो आपको पता है लीडर थे, रहबर आला थे, उन्होंने भी इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया इस माहदे के ऊपर। लेकिन जरा थोड़ी सोचने वाली बात है, हमारे बहुत सारे नाजरीन इस शशोपन में मुब्तला हैं कि जी ईरान को क्यों नहीं शामिल किया। भाई ईरान इस टाइम पे हालत जंग में है, वहां जंग हो रही है। अगर सऊदी अरब, तुर्किया या पाकिस्तान उसके साथ एक इत्तेहाद बनाता है तो इत्तेहाद का मतलब क्या है? यानी कि अमेरिका के खिलाफ और बराह रास्त इसराइल के खिलाफ जंग के अंदर हम शामिल हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि जंग के दौरान तो आप किसी के साथ फरीक नहीं बनना करते। ईरान आज नहीं तो कल आ ही जाएगा, क्योंकि वो एक मुसल्लमा हकीकत बनकर उभरा है। तो ये जो आपने बात कही कि जो इसमें शर्त है कि जैसे हूतियों के ऊपर मामलात हैं, तो ये अब इंडिपेंडेंट भी तो हैं। हम ये समझते हैं कि ये ईरान की इत्तेहादी हैं, या अंग्रेजी में जो वो लोग कहते हैं मगरब वाले कि ईरान की प्रॉक्सीज हैं। तो आपको मालूम है ना कि मुकम्मल उनका जो प्रॉक्सीज होती हैं उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। छोटा मोटा तो आप उनके साथ ले दे कर सकते हैं, ज्यादा जब आहिस्ता आहिस्ता बच्चे आपके बड़े जब हो जाते हैं तो आप अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप कैसे इत्तेहादियों को कंट्रोल करेंगे? अब्दुल्ला साहब, मक्का जॉइंट डिफेंस पैक्ट की आप बात कर रहे हैं और इसमें देखा जाए तो पाकिस्तान एटॉमिक पावर है प्लस मैन पावर है, इसके अलावा सऊदी अरेबिया फाइनेंशियल पावर, टर्की को देखें तो डिफेंस प्रोडक्शन है, नेटो का जो रिलेशन है टर्की के साथ वो हमारे सामने है। और जैसे टर्की ने, आपने भी इशारा किया इस तरफ कि हो सकता है आने वाले दिनों में इजिप्ट भी इसका हिस्सा बन जाए। ईरान के हवाले से है बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है और ईरान की स्टेटमेंट ऐसे में कि इस कागजी जो मुआहिदा है उससे सऊदीया को फ़र्क बिल्कुल जो है उस तरह से नहीं ये तहफ़्फ़ुज़ दे सकता, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है माजी में ना सिर्फ सऊदीया, दूसरे दीगर जो गल्फ़ ममालिक हैं उन्होंने भी अमेरिका के शेल्टर के बाद हमने देखा कि क्या है, ना सिर्फ गल्फ़ ममालिक में भी बल्कि पूरी दुनिया में एक कन्फ्यूजन तो हमारे सामने है। इंस्टेबिलिटी की शक्ल में हमने देखा कि सूरत हाल हमारे सामने आ चुकी है। तो आपको लगता नहीं है कि आने वाले टाइम में इस पैक्ट को जल्द अज जल्द दीगर मुस्लिम ममालिक को भी ज्वाइन करना पड़ेगा? ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। देखिए बेटा, मकसद ये है कि इस टाइम पे आप देख लें कि ईरान के अंदर भी एक सोच तो मौजूद है। लड़ाई कर ली, एक लड़ाई वो 47 साल से इंतजार में थे कि एक लड़ाई अमेरिका और इजराइल के साथ होगी, हो गई। अब तबाही भी बहुत हुई, इसमें भी कोई दूसरी आरा नहीं है। लेकिन क्या ईरान की कौम का जीने का हक नहीं है? क्या वहां सुकून और शांति उनको नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए उनको। और उनको ये भी मालूम है कि जो अब उनको वक्त के साथ समझ आया कि अरब दुनिया में जो अड्डे मौजूद थे, जिसमें से 27 में से 17 को वो अल्हम्दुलिल्लाह निस्तो नाबूद कर चुके हैं, तो वो ये देख रहे हैं कि अगर ये अड्डे वहां मौजूद हैं तो क्या अरब दुनिया जो छोटे छोटे कई मुल्क हैं जिनके पास इतनी तवानाई नहीं है कि वो अमेरिका का हाथ पकड़ के रोक सकें। सऊदी अरब ने, आप देखें ना, कि ऑपरेशन फ्रीडम में हिस्सा नहीं बने, अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने दिया, अपनी फजाई हदूद को जहां तक मुमकिन हुआ उन्होंने इस्तेमाल नहीं होने दिया। तो ये चीजें अब क्या ईरान एक नया कॉन्फ्लिक्ट जोन पैदा करना चाहेगा? मेरा नहीं ख्याल। ईरान के लोग बड़े समझदार हैं। और क्या अरब दुनिया ईरान के खिलाफ एक इत्तेहाद कायम करेगी, जबकि उन्होंने देख लिया कि अमेरिका और इजराइल उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाए? तो ये वो तमाम चीजें हैं जो अरब दुनिया और अजम दोनों को ये समझ आ चुकी है कि हम असल में एक दूसरे के दुश्मन न थे, न हैं और न रहेंगे, बल्कि हमारा दुश्मन वही है जो लाडली रियासत है और वही चाहती है। क्योंकि ईरान ने तो कभी ये नहीं कहा ना कि ग्रेटर ईरान का नक्शा मैं बनाऊं, तो ग्रेटर इजराइल का नक्शा तो वो बनाते हैं ना सऊदी अरब, और जो तुर्किया के इलाके हैं वो तो इजराइल ने साथ रखे में है और उनकी पुष्टपनाही पे अमेरिका बैठा हुआ है। तो इसलिए उनको भी ये समझ आ गया कि अमेरिका की छत्तर छाया
सरमाया जो थी वो उनके लिए नाकाफी थी। वो जो डिफेंस मैकेनिज्म था वो उसने बजाय रहमत के वो उनके लिए रहमत बना रहा। ये वो तमाम चीजें हैं जो कि मैं नहीं समझता कि आने वाले वक्तों में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऐसा पैदा किया जाएगा। गो के मुझे इसमें अंदाजा है कि कोशिश ये की जाएगी कि मुसलमान दुनिया को डिवाइड किया जाए। लेकिन एक चीज मैं आपको गुजारिश कर दूं कि कतर हो गया, बहरीन का भी अगर आप गौर करें, जब बहरीन के अंदर उनकी लीडरशिप के खिलाफ बकायदा अवाम सड़कों पर आ गए थे, तो सऊदी फोर्सेस जब तक वहां नहीं पहुंची थी तो हालात उनके कंट्रोल में नहीं आए थे। इसलिए बहरीन को मालूम है कि उनके पास और ऑप्शन नहीं है इस मुआहदे को ज्वाइन किए बगैर। दूसरा, इसके अंदर मुल्क आ गया आपका कतर आ गया, जो पहले ही हमेशा इस के साथ आपको पता है इस तमाम प्रोसेस के साथ जुड़ा रहा। और फिर इसी तरीके से अजरबैजान मुझे लग रहा है और कुछ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं जो पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया के साथ इस मुआहदे के अंदर शरीक होना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर एक ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर शिफ्ट हो रहा है ना बेटा जी। तो वो जो एक नया ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर शिफ्ट हो रहा है, तो उस वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर अब नए इत्तेहाद बनेंगे। कल के जो दोस्त थे वो आज के दुश्मन ठहरेंगे, और जो आज के दुश्मन हैं वो कल के दोस्त बन जाएंगे। तो ये ऐसा ही होता है। जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ था तो पूरी दुनिया शशोपंज में मुब्तला थी कि जी ओहो अब पता नहीं क्या टाइम होगा, लेकिन लोग फिर सोवियत यूनियन से दूर हो गए थे और उन्होंने अपने नए इत्तेहादी तलाश कर लिए थे। आज भी ऐसा ही होने वाला है। अमेरिका एक डूबता हुआ सूरज है और इंशाल्लाह पाकिस्तान एक तलू होती हुई सुबह। बिल्कुल ठीक है। अब्दुल्ला साहब, मुफाहमत कहाँ तक देख रहे हैं आप? ईरान और ओमान के दरमियान कहाँ तक पहुंची है? क्योंकि जो रास्तों का तयन किया जाना था दोनों ममालिक की तरफ से, और फीस के हवाले से था, ईरान फीस चार्ज करेगा 7%, जबकि ओमान 3% की तरफ इशारा कर रहा है। आपको लगता है कि ये काबिल अमल हो पाएगा फ्यूचर में? काबिल अमल तो इसलिए होगा क्योंकि पहली बात यह है कि ओमान और ईरान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। जो जिस तरीके से बेसिस पे दूसरे ममालिक के हमले हुए, मेरे ख्याल है माँ सवाए इक्का दुक्का कोई वाकयात तो ओमान में पेश आए और वो भी ओमान ने दरगुजर किए, और उसमें भी कहा यह जाता है कि कुछ जो स्पॉयलर्स थे, जो बदमाश ममालिक हैं, उनका कोई किरदार था। अब हाउएवर ओमान के अंदर उनका हैवी वाटर भी मौजूद है। इसी तरीके से ओमान के ऊपर आपको याद है 2025 के अंदर सालिसी भी हुई थी, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि 0% हम अपनी एनरिचमेंट को कर देंगे। तो ओमान हर जगह पेश रहा, और शुरू दिन से ईरान का ये मौकफ रहा कि ओमान और ईरान हुर्मुज को मिलकर कंट्रोल करेंगे। अब जैसे 3% है और 7%, अमेरिका ने पैसे तो देने हैं कॉम्पनसेशन के, जो $300 बिलियन कहे थे, अब शायद वो 400 बिलियन हो जाएंगे, क्योंकि दरमियान में जंग दोबारा छिड़ गई थी, नुकसानात ज्यादा हुए। तो इसलिए जो अब ओमान वाला मामला है वो इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि दोनों ममालिक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी 1982 के मुताबिक वो ये कहते हैं कि ये हमारे टेरिटोरियल वाटर हैं, और इसी वजह से पहले दिन से ईरान कहता था कि हम मुश्तरका इसके ऊपर करेंगे। जबकि जो लास्ट MOU साइन हुआ था उसके अंदर ये कहा गया था कि 60 दिन तक इसके ऊपर फीस नहीं ली जाएगी, और मैंने आपके प्रोग्राम में तब भी ये बोला था कि 60 दिन के बाद क्या मतलब है कि फीस ले ली जाएगी। तो अमेरिका ने कहीं जेब से तो पैसा निकालता नहीं है, आपको पता है। गोरे ने पैसा कभी निकाला, वो अपनी औलाद के लिए नहीं निकालते, तो वो क्या इनके लिए निकालेंगे? हाँ, जो उन्होंने मुंजमद इनके असासे किए हैं वो तो उनको देने पड़ेंगे, लेकिन जो उन्होंने कॉम्पनसेशन देनी है वो इसी तरह से है कि वो टोल फीस कोई लगा दें, कोई लेवी लगा दें, कोई उसके वो कहें कि जी ये उनकी रेस्टोरेशन के चार्जेस हैं वगैरह वगैरह, कोई उनकी रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस है उसके लिए, तो इसके ये फीस तो लगेगी, ये बात तो तय है। वो उन्होंने 3 कहा, इन्होंने 7 कहा, मेरे ख्याल में 5 पे बात बन जाएगी। ठीक है। अब्दुल्ला साहब, जो खबरें गर्म थी ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के हवाले से, और कहा यह जा रहा है कि उनकी मुश्तबा ख़ामनेई साहब के साथ मुलाकात भी हुई, और उस मुलाकात में काफ़ी गर्मा गर्मी भी हमें देखने में आई, और इख्तलाफात थे अस्करी और सियासी क़यादत के बीच में। एक धड़ा कहता है कि जंग जारी रहनी चाहिए, IRGC की तरफ जिसका इशारा है, जबकि सियासी क़यादत ये चाहती है कि पीस की तरफ मामलात आगे बढ़ें। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इख्तलाफात होंगे, क्योंकि क्लैरिफिकेशन तो दी गई है ईरान की तरफ से?
देखिए, इख्तलाफ राय होना और इख्तलाफात होना दो मुख्तलिफ बातें हैं। अभी आप और मैं बहुत सारी बातों पे इख्तलाफ राय रख सकते हैं, हाँ। लेकिन क्या मैं आपका दुश्मन या आप मेरी दुश्मन हो जाएंगे? तो ऐसा तो नहीं है। तो मसूद पज़ेश्कियान साहब अगर वहाँ मसनदे सदारत पे बैठे हैं, तो क्या वहाँ की लीडरशिप की मर्जी के बगैर या IRGC की मर्जी के बगैर बैठे हैं? तो सवाल ही नहीं पैदा होता। बड़े अच्छे, बड़े सुलझे हुए इंसान हैं, बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं। अभी मेरे ख्याल में कल शायद अब्बास इराकी साहब भी पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। तो मकसद ये है कि सारे के अंदर मेरा ख्याल है कि आपस में बातचीत तो होती है। देखिए ना कि जब सैयद अली गिलानी अपना जो उनके थे, क्या नाम है, रहबर मौजम, वो जब शहीद हुए, जी। तो उसके बाद आयतुल्लाह खामनेई। आप आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई। आयतुल्लाह अली खामेनाई जी साहब जी। जब शहीद हुए, तो उसके बाद एक वैक्यूम तो था। ज़ाहिर है एक अरसा, इतना वो तवील अरसा रहे और लोगों के दिलों में बसते रहे। और उसके बाद जो है वो अब जब मुज्तबा खामेनाई साहब तशरीफ लाए हैं, तो वो भी दरमियान में इतलात ये थी कि जख्मी हो गए, मंजरनामे से भी वो गायब रहे। अब लोग ये चाहते हैं कि जी फौरन कोई तो आपस में मसूद पज़ेश्कियान साहब ने भी कुछ बातें उनके सामने रखी होंगी, कुछ उन्होंने अपना मौक़िफ़ रखा होगा। ये याद रखें कि कोई इख्तलाफ राय नहीं है। मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ, कोई इख्तलाफ राय नहीं। मतलब आपस में राय एक दूसरे की हो सकती है, लेकिन जो इख्तलाफात जो इस हद तक चले जाएं कि जनाब पता नहीं जैसे वो आपस में कोई नकब लग गई है, सवाल ही नहीं पैदा होता। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको देता हूँ, दौरान जंग जब आपको पता हो कि आपका दुश्मन आपके सर पे बैठा हो, तो फिर आप मुझे ये बताएं कि आप आपस में इख्तलाफ करते हैं या आप आपस में इत्तेहाद करते हैं? अभी मैं आपके घर के ऊपर बाहर से पत्थर फेंकूं, ठीक है कि आपका कोई घरेलू कोई झगड़ा भी नाचाकी हो जाए, लेकिन फिर क्या होता है, मियाँ बीवी जो है वो इकट्ठे हो जाया करते हैं बाहर वाले से मुकाबला करने के लिए। घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं। ईरान का भी ऐसा ही है। वो कोई नेचर के खिलाफ चलेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। बिल्कुल ठीक है। Nobody पाकिस्तान is की 10 wiser मई than की the एग्जांपल victim. भी आप दे सकते हैं, क्योंकि तब भी हमने कौम का इत्तेहाद देखा था सामने। लेकिन अब्दुल्ला साहब, अमेरिका के अंदर तो सूरत हाल तशवीश पाई जाती है। डोनाल्ड ट्रंप साहब की अगर मैं बात करूं, उनके चीफ जनरल डैन की बात करूं या पीट हेग्सेथ की बात करूं, उनमें तो इख्तलाफात इस टाइम खुलकर सामने आ रहे हैं। जेडी वेंस साहब की स्टेटमेंट देख लें, और जनरल डैन के मुताबिक सिर्फ फ़िज़ाई हमले काफ़ी नहीं है। CNN इसे रिपोर्ट कर रहा है और कहा जा रहा है कि ईरान को अगर शिकस्त देनी है तो बूट्स ऑन ग्राउंड करना पड़ेगा, जिसकी तरफ फॉर श्योर अमेरिका जा नहीं सकता है। तो वहाँ इख्तलाफात अगर इस हद तक पहुंच गए हैं, तो फिर तो आपको पता है फेस सेविंग के लिए कुछ भी किया जा सकता है। हाँ, फेस सेविंग के लिए वो पहले कोशिश करते रहे ना, लेकिन देखें माजी में अमेरिका अपने इत्तहादियों के बलबूते पर, उनके पैसे के ऊपर, उनकी फौजों के साथ जंग लड़ता रहा। उनके उनके जिसको कहते हैं कि उनके सपोर्ट के ऊपर जंग लड़ता रहा, चाहे वो सियासी थी, सिफारती थी, इखलाकी थी, व्हाटएवर, और या मिलिटरीली थी, स्ट्रेटेजिकली थी, फाइनेंशियली थी, सब कुछ। ये जंग में कोई साथ नहीं खड़ा अमेरिका के। हद ये है कि जो उसका एक लाडला था, आज उसको भी जो है वो स्पून फीडिंग की जा रही है, और वो लाडला साहब तो मार खा के, दुम दबा के किसी भीगे हुए जानवर की तरह वहां एक बिल में घुस गया है। तो मकसद यहाँ ये है कि अमेरिका के अंदर ये डिबेट तो शुरू हो गई है, क्योंकि वहां देखे ना, जब याद रखें सना कि जब अच्छाई होती है ना, तो सब लोग खुश होते हैं। जब लेट्स से कि सालन होता है और उसमें मुर्गी की 12 बोटियां होती हैं, खाने वाले भी 12 होते हैं, सबको एक एक बोटी मिल जाती है। लेकिन लड़ाई तब शुरू होती है जब खाने वाले जो है वो 12 हों और पीछे बोटियां सिर्फ 4 रह गई हों। इस और टाइम पे अवाम पर अमेरिका वो की भी यही 40% हालत से है। ज्यादा पड़ चुका हो, पेट्रोल का भी और डीजल का भी। जी मैं अमेरिकी जी अवाम जी। की बात कर रही हूँ। और इंटरनेशनल भी तो उनका इमेज टार्निश हुआ ना। आप देखें कि अमेरिकी सदर ने खुद कहा कि जी चाइना एक सुपर पावर है, और वो भी उनके घर में जाके बात की। ताइवान के ऊपर उनकी जबान गुंग हो गई। 5 दफा साफी ने सवाल पूछा ताइवान के ऊपर, वो जवाब नहीं दे सके। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कोशिश बड़ी की है, वो मैं आपको ये बताऊं, बड़ी आनिया जानिया उन्होंने की हैं, लेकिन दाल नहीं गली। अब जो उन्होंने मिसाइल का कहा, उन्होंने कहा, ये लॉकहीड मार्टिन को कहा कि जनाब आप नए मिसाइल बनाएं। $58.6 बिलियन का
का मुआहदा किया उनके साथ। उन्होंने कहा कि हम बना लेंगे, 2030 तक हम 2000 मिसाइल पर एनम बनाने की कैपेसिटी में आ जाएंगे। दूसरी जानिब इस मिसाइल के अंदर एक सीकर लगता है, यानी कि वो रास्ता तलाश करता है सही पिन पॉइंट एक्यूरेसी पे, तो वो बनाती है कंपनी बोइंग। बोइंग कंपनी अभी 650 बना रही है, 2030 तक वो 850 बनाने की पोजीशन में हो जाएगी। और सीकर के बगैर आपका मिसाइल डब्बा है, तो ये 1150 जो मिसाइल हैं वो नाकारा रहेंगे, उनका कोई हैसियत नहीं रहेगी। और अगर बना भी लिए तो मुझे सिर्फ ये बताएं कि सना बीबी 2030 तक डोनाल्ड ट्रंप रहेगा वहां? एग्जैक्टली, बिल्कुल आप ठीक बात करें। और बड़ी हैरानी की बात है अब्दुल्ला साहब, रहेगा तो फिर कौन जीता है तेरी जुल्फ के सहारे? बिल्कुल और फिर ठीक है। नए सदर जो है उनकी अपनी तरजीहात होंगी। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने माजी के सदूर को गाली गुफ्तार किया था और उनके तमाम मुआहदे जो JCPOA का मुआहदा था वो खत्म कर दिया था, तो डोनाल्ड ट्रंप के भी जो है वो खत्म हो जाएंगे। अच्छा, आखिरी में अब्दुल्ला साहब मैं पूछना चाहूंगी कि हाउ इज दिस पॉसिबल कि ईरान ने 1960 के जो पुराने टेक्नोलॉजी तैयारे हैं उनकी मदद से जो 2026 के लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम को उन्होंने हिट किया है, और ये मैं नहीं कह रही, जो ईरानी जनरल्स हैं वो अपने इंटरव्यूज के जरिए से कह रहे हैं, और इसीलिए तशवीश पाई जाती है अमेरिका में भी कि चाइना और रशिया के सपोर्ट के बगैर तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि अमेरिकन ड्रोन्स को, उनके हैंगर्स को, उनके वेयर हाउसेस को, उनके फौजियों को इस तरह से टारगेट किया जाए। कहाँ तक इन्वॉल्वमेंट लगती है आपको सपोर्ट रशिया और चाइना की? देखिए, जहाज का क्या मानी होती है? क्या स्पीड जहाज की बात होती है कि मैं ज्यादा स्पीड लगा के निकल जाऊंगा? ये कोई गाड़ी तो नहीं है कि मैंने सड़क से निकाल ली गाड़ी आगे से भगा के कि जी मेरी मर्सिडीज थी, मेरी जो है वो सुजुकी थी। बात यह है कि आजकल सुजुकी के अंदर भी लोगों ने हॉप अप कर लिया है और दूसरे उसमें नॉस लगा लिया है, उसमें दीगर ऐसे सिस्टम्स लगा दिए हैं जो टर्बोचार्ज इंजन होते हैं, जो कि आके मर्सिडीज गाड़ी से भी निकल जाता है। मेरा कहने का मुराद यह है कि जहाज पुराने होंगे लेकिन जो उनके अंदर एवियोनिक्स हैं, जो उनके अंदर नए सिस्टम्स हैं, जो उनके ऊपर मिसाइल्स हैं, जो उनके साथ सीकर्स लगे हुए हैं, जो उनके साथ जो उनको ये बता रहे हैं बाकायदा, जो न्यूरल एल्गोरिथम टेक्नोलॉजी के साथ उनको ये बता रहे हैं कि आप 100 किलोमीटर पहले ही मिसाइल लॉन्च कर दें और फलानी डायरेक्शन के ऊपर इतने लैटिट्यूड पे, इतने लॉन्गिट्यूड के ऊपर आपको ये जो है वो, तो अब इसका तो ये आपको याद नहीं है कि PL-15 ने क्या किया था? इंडिया के साथ क्या हुआ था? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक, बहुत आपने राइट एग्जांपल दिया। भी ना पाए थे कि गिरफ्तार हो गए थे। बिल्कुल तो यही कुछ उनके साथ बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद हम कंटिन्यू करेंगे, यहीं से हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बात ईरान अमेरिका सूरत हाल पर ही बात करेंगे। साबिक सफ़ीर हैं शाहिद कियानी साहब, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शाहिद साहब, ईरान ने बिलाखिर अपनी 6 शर्तें फिर से कह लीजिए सामने रख दी हैं अमेरिका के, क्योंकि MOU के वक्त भी 14 पॉइंट्स थे, हमारे सामने सूरत हाल थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ हमने देखा। 7 जुलाई को एक अटैक होता है और अभी तक वो मामलात जो हैं 5वें हफ्ते में दाखिल हो चुके हैं। सूरत हाल बेहतरी की तरफ नहीं जा रही है। अब देखना यह है कि इन 6 शर्तों पर अमेरिका कैसे रिएक्ट करता है। व्हाट डू यू थिंक? जी, सबसे पहले जो आई एम ऑनर्ड टू बी ऑन योर शो वंस अगेन। थैंक यू। ये मैं बताऊं कि यहाँ इस वक्त हालात काफ़ी गंभीर है, मैं बता रहा हूँ। और इस दरमियान मैं ये भी आपको बता दूं कि पाकिस्तान जो एक ट्रस्टेड मीडिएटर है 24/7 काम कर रहा है। अभी भी इस वक्त मैं ऑफिशियल, तो मुझे यकीन है कि पाकिस्तान एक ट्रस्टेड मीडिएटर है और कुछ दूसरी चॉइस भी इन ना ईरान के पास है ना अमेरिका के पास है। वो इस वक्त पाकिस्तान पर भरोसा कर रहे हैं, इंसार कर रहे हैं कि ये बिहाइंड द सीन, क्योंकि डिप्लोमेसी में बिहाइंड द सीन बहुत सारी चीजें होती है और हमने बिहाइंड द सीन्स ही काम किया है पाकिस्तान की पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप ने, और इन दोनों को फिर आपस में सामने बिठाया है। 4 दिहाइयों से इनकी आपस में बातचीत भी नहीं थी, वो मिला है। वो क्या वजह थी? ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। तो ये एक बड़ा जरूरी है कि ये दोनों ममालिक जो हैं, ईरान और अमेरिका, इस चीज को समझें कि ग्लोबली इसका जो ये हॉर्मूज, स्टेट्स ऑफ हॉर्मूज को बंद कर देना या उसमें मुश्किलात पैदा करना या उस पर अटैक करना, वो ग्लोबली किसी मुल्क को, जो ईरान के सपोर्टर्स भी हैं या ईरान के खिलाफ हैं, अमेरिका के सपोर्टर्स के खिलाफ हैं, किसी के हक में नहीं है। अब एक और बताऊं आपको बात जो आपने कभी नोट नहीं की, स्टेट ऑफ हॉर्मूज का तो एक अपना इशू है। ईरान अमेरिका के साथ बात तो कर सकता है ना, हमारे थ्रू बात करेगा। वहां पर जो मंदप है, जो दूसरी साइड पर है, जहां पर सुएज कैनाल आती है और यमन का बॉर्डर जब वो मिलता साथ,
وہ تو ایک اور سیریس ایشو کھڑا ہو گیا ہے. اگر آپ یہاں بند کر دیتے وہاں سے بھی کوئی نہیں, ان کے ساتھ تو بات چیت ہی نہیں ہوتی. تو اب چوائس بڑی لمیٹڈ ہے کہ اسلام آباد ڈیکلریشن یا ابھی جو ان کے صدر نے اور ان کے سیکرٹری جو ہیں نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے, انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کے انہوں نے صاف کہہ دیا کہ جی یہ 5-6 ہیں شرطیں. ہاں جی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی یہ شرطیں جو ہیں کوئی پتھر پہ لکیر نہیں ہیں, اس پر بات چیت ہو سکتی ہے. ان شاید چیزوں صاحب پر میں میکسیمم بتا کون دوں سا آپ کو, پوائنٹ آپ کیونکہ دیکھ رہے ہیں جس پر امریکہ کے ریزرویشن ہو اور سکتا ہے کیسے امریکہ کو بھی اسرائیل کو دیکھتے ہوئے؟ آپ کو میکسیمم کون سا پوائنٹ ایسا لگتا ہے کہ جو ایکسکلوڈ کرایا جا سکتا ہے ان میں سے؟ دیکھیں جی, جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس وقت ہارموز کا کھل جانا. ایگزیکٹلی. وہ جو ہے اس کے لیے آپ کو پتا ہے اس وقت عمان اور اسٹیٹمنٹس بھی آتی رہتی ہیں, لیکن اس میں مسئلہ مسائل بھی ہیں. وہ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ ایران کہتا ہے کہ جی میں ابھی تو نہیں کہا لیکن شروع میں کہا کہ جی میں تو اس پہ جو شپس گزریں گی پیسے مجھے وہ پیمنٹ کریں گی. اگر آپ انٹرنیشنل لا کو دیکھیں, انٹرنیشنل لا اسے ایکسیپٹ نہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں اگر آپ کی شپس یہاں آ کر فیسلٹی لیتی ہیں اس میں تو پیمنٹ ہوگی, لیکن شپس کا اس طرح گزر جانا اور پیمنٹ کرنا وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. میں اب بتا دوں اس سائڈ سے. اور امریکہ کے اندر جو اب یہ بھی ایک جو امریکہ کی جنگ کے متعلق تو کوئی سپورٹ حاصل نہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو, اور اب مڈ ٹرم الیکشن بھی آ رہی, لیکن اس بارے میں کہ جی ہم پیمنٹ کریں اور شپس گزریں, یہ گلوبلی میں بتا دوں ایک کنسنسس ڈیولپ ہو رہا ہے کہ جس کے اندر پیمنٹ نہیں ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جس پر یہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈسکشن ہو سکتی ہے اور وہ یہ ہوگی, باقی چھوڑ دیں, کہ جی امریکہ اپنی جو شپس اس نے کھڑی کی ہوئی ہیں, جو نیول شپس ہیں جو روک رہی ہیں آنے جانے کو, اس پر بات چیت ہوگی کہ ایران اپنا وہاں سے اپنی کیا نام یہ جو اٹیک کرنا شپس کو بند کرے, اور امریکہ اپنی یہ جو فوجیں ہیں نیول فوجیں ان کو ہٹائے اور پیچھے کر. شاہد صاحب, ثالثوں کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ جاری ہے, یہ ایران کی سٹیٹمنٹ ہمارے سامنے ہے, اور معاہدے پر امریکی خلاف ورزیاں ہونے تک ایران بات چیت شروع نہیں کرے گا. ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو ہے, ہم اس کو پہلے بھی ماضی میں دیکھ چکے ہیں. اب 5واں ہفتہ ہے, جنگ 5ویں ہفتے میں داخل ہو چکی ہے, سلوشن اس جنگ کا نکلا کچھ نہیں ہے. اسرائیل جس طرح سے تھریٹ کر رہا ہے مسلسل, اور امریکہ جس طرح سے فیس سیونگ کے لیے اب بیک فٹ پر جانا چاہ رہا ہے, اس جنگ سے نکلنا چاہ رہا ہے, پیس کی باتیں دونوں طرف سے ہو رہی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ لیوریج اس ٹائم کس کے پاس ہے؟ کون چاہتا ہے زیادہ سیریس طریقے سے کہ پیس ہو جائے اور معاملات جنگ کی طرف آگے نہ بڑھیں؟ بتاتا ہوں دونوں طرف. اگر آپ دیکھیں اسٹیٹمنٹ دیکھیں ایران کے صدر کی, انہوں نے کہا جی کہ اب ہم جنگ کی طرف نہیں جانا چاہتے, جنگ کا جو تھا وہ معاملہ وہ ختم ہو چکا, ہم نہیں جانا چاہتے. ایران کے اندر بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں, وہ بھی نہیں چاہتی. 40 سال سے اگر ایرانی قوم نے یہ اپنا مصیبتیں گزاری ہیں, اس پر سینکشن لگے ہوئے ہیں, تو یہ ڈومیسٹک اوپینین تو وہ خود بھی کہتے ہیں کہ ہم یونائٹڈ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو ڈومیسٹک اوپینین کو کوئی حکومت, کسی قسم حکومت, ون پارٹی اسٹیٹ بھی ہے, وہ اگنور نہیں کر سکتی. اب ایرانی قوم جو اتنی تعلیم یافتہ ہے, کسی کا نام دے لیں, وہ بہت آگے نکل چکی. وہ اب وہ چاہتی ہے, ایران نے پروو کر دیا کہ جی ایک سپر پاور امریکہ ہے, اس کو چنے چبا دیے انہوں نے, یہ کوئی شک نہیں ہے. یہ میں آپ کو اس کی چھوٹی مثال دے دوں. امریکہ نے اسرائیل کے کہنے کے اوپر, جبکہ ان کی اپنی افواج کے جو سینئر بندے تھے, انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہا تھا کہ یہ جنگ میں نہ گھسیں, لیکن گھسے. آج امیج امریکہ کی اور ٹرمپ کی خراب جو ہمارے ساتھ کیا تھا پہلگام کے بعد, ان کی افواج نے بھی پریزیڈنٹ موڈی, پرائم منسٹر موڈی کو منع کیا تھا, نہیں مانے, آج وہ مار کھا گئے. اس وقت امریکہ کی فوج کے سینئر بندے بھی کہہ رہے ہیں کہ جی بہت ہو گیا, اب ہم نے جنگ نہیں کرنی چاہیے. تو اب میں بتا دوں پبلک اوپینین کو اور اس اوپینین کو یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اگنور نہیں کر سکتا, اور ایرانی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی اگنور نہیں کر سکتی. دونوں نے پروو کر دیا جو تھا. ایرانین نے سچی بات ہے اپنی اس فیلڈ میں جنگ جیت لی. امریکہ ایک گلوبل پاور ہے. پہلے بھی دیکھیں افغان وار ہوئی, دوسری وار ہوئی, ویٹنام وار, اس کے اندر بھی اس ماڈرن ایرا میں مصیبت سب سے بڑی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پوری قوم کو کہ جی میں نے جنگ جیت لی. کیونکہ سٹیٹمنٹس کم ہوں گی تو پھر بیہائنڈ دا سینز جو ہم کام کر رہے ہیں میڈییشن کا, وہ کامیاب ہوگا. جب آپ بہتری طرف جائے گا.
शाहिद साहब, कौन मिसलीड कौन करता रहा है डोनाल्ड ट्रंप साहब को, क्योंकि पीट हेग्सेथ के साथ भी उनका क्लैश है बिल्कुल सामने आया है, मिलिट्री ऑप्शंस पर के बिल्कुल कम रह गए हैं। दूसरी तरफ हम मोसाद में भी देख रहे हैं कि खलबली मची हुई है, क्योंकि इजराइल को भी यही ब्रीफ किया गया था कि रजीम चेंज हो जाएगा ईरान में और सूरत हाल बिल्कुल वैसी ही होगी जैसा वो चाहते हैं। तो ये इतनी कन्फ्यूजन, इतनी इंटेलिजेंस के बावजूद कैसे पॉसिबल है? ये जो गल्फ कंट्रीज हैं जी, ये बहुत बड़ा प्रेशर ग्रुप है। इन गल्फ कंट्रीज जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकती कि ईरान के अंदर के साथ जंग लड़ें, या क्योंकि इनका कोलैटरल डैमेज हुआ है। जी, ये छोटे छोटे ममालिक हैं, जो भी कर लें, जितने हथियार भी ले आए, जंग लड़े, तो इनके लिए प्रॉब्लम है। ये बिहाइंड द सीन्स करना, इस वक्त कह सकता हूँ आपको, ठीक है, कंफर्म जरा से कैसे वो बात कर रहे हैं कि जी मेहरबानी करके ये जंग बंद की जाए। हाँ, क्योंकि वो अब अंदाजा हमारे वो क्या नाम इन्वेस्टमेंट के ऊपर और टूरिज्म पे चलते हैं, दोनों बड़ी सख्त उस पर बुरा हाँ, तो प्रेशर इम्पैक्ट है, हुआ है उन मुल्कों को। बिल्कुल प्रेशर है। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आने के बाद हम आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बात आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से, पहला मरहला 27 जुलाई मीरपुर में मुकम्मल हुआ, दूसरा मरहला 2 अगस्त मुजफ्फराबाद, जबकि 10 अगस्त को तीसरा मरहला है इंतखाबात का, जो कि कल होने जा रहे हैं पूंछ डिवीज़न में। लेकिन इंतखाबात को अमन व अमान के खदशात की वजह से मुलतवी किया गया है। पूंछ के 11 में से 7 हलकों में पोलिंग को मुलतवी किया गया है और सूरत हाल वहाँ पर बताई जा रही है कि खदशात हैं, सिक्योरिटी इशूज़ हैं, जिसकी वजह से अब इलेक्शन कमीशन ने इसको डिले किया है। धरने का हल निकलता है तो 20 या 21 अगस्त तक रावला कोर्ट में इलेक्शन मुमकिन हो जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी स्टेटमेंट हमारे सामने आ चुकी है। राशिद अली राशिद हैं आज़ाद कश्मीर से सहाफ़ी, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। राशिद, बहुत शुक्रिया। राशिद, सूरत हाल आपको क्या लग रही है? अभी सिचुएशन अलार्मिंग है, टर्न आउट क्या रहेगा? कल जो दीगर हलकों में कल इंतखाबात होने जा रहे हैं, आपको लगता है कि टर्न आउट बेहतर रहेगा? जी, बहुत शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का कल दूसरा मरहला है जिसमें इंतखाबात होने जा रहे हैं। यहाँ पे मजमूई तौर पर 11 हल्कों में इंतखाबात होने थे, लेकिन 7 जो हल्के हैं वो सिक्योरिटी की खदशात की बिना पे वहाँ पे इलेक्शन मुलतवी किया गया है। अब तक की जो सूरत हाल है, वहाँ पे 4 पोलिंग जो हल्के हैं, 4 हल्के हैं, वहाँ पे कल पोलिंग होने जा रही है। जो अब तक के नताइज हैं, उन नताइज से तो ये बात सामने आ रही है कि यहाँ पे ये जो हल्के हैं, इनमें 3 हल्कों पे मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी ग्रिप मजबूत किए हुए हैं। और राशिद, 3 हल्कों में से कौन से 3 हल्कों की आप बात कर रहे हैं? हल्का LA 14, 15, 16 या 17? किस कैंडिडेट के वोट ज्यादा रहेंगे? मुस्लिम लीग नून राजा फैसल आजाद है हल्का 14 से, पीपल्स पार्टी के राजा मुबशिर एजाज हैं, IPP के भी उम्मीदवार है राजा फहीम फारूक। इस तरह अगर कहा जाए तो आप IPP को एक भी सीट नहीं दे रहे, ऐसा ही है? LA-17 जो है उस पर ग्रिप काफी मजबूत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। अच्छा, क्योंकि वहाँ पे जो वज़ीर आज़म है वो डायरेक्ट उस हल्के से उनका इंतखाब होने जा रहा है और वो उस हल्के से ही इलेक्शन लड़ रहे हैं। बाकी जो 3 हल्के हैं उनमें सूरत हाल वाज़ेह तो नहीं है, लेकिन गंभीर सूरत हाल में भी ये अंदाजा हो रहा है कि जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने अब तक जो नशिस्तें हासिल की हैं, उन नशिस्तों की बना पर वहाँ पे ये अंदाजा हो रहा है कि इंतखाबात में जो टर्न आउट होगा वो बेहतर होगा। जो पहुँच के इलाके हैं उनमें जो सिक्योरिटी खदशात की बना पे इलेक्शन मुलतवी किया गया है, वहाँ पे अंदाजा यही था कि वहाँ पे मुमकिन है कि टर्न आउट इतना बेहतर नहीं रहेगा कि जिस तरह की तो की जा रही थी। लेकिन ये जो अब 4 हल्के हैं, इनमें से 7 हल्कों में इंतखाबात मुलतवी करके 4 हल्कों पे तमाम तर तवज्जो मरकूज की गई है, जिससे अंदाजा ये अब तक तो ये बेहतरी है, अंदाजा हो रहा है कि टर्न आउट बेहतरी की तरफ जा रहा है। ठीक है राशिद, पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात की तरफ तो जाएंगे, उस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम एक के बाद एक जो हल्के हैं जिनमें कल इलेक्शन होने जा रहा है उसमें किस उम्मीदवार की पोजीशन बेहतर है, इस पर बात करते हैं। हल्का LA 15 अगर बात करें शर्की बाग 2 की, तो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं मुश्ताक अहमद मिनहाज जो कि पीपल्स पार्टी से सरदार ज़ियाउल कमर हैं, IPP से सरदार तनवीर इलियास हैं। तीनों में से किस कैंडिडेट की पोजीशन बेहतर लग रही है आपको? असल में एक तो ये जो हल्के हैं यहाँ पे एक आप जमाती सरगर्मियाँ कह लें कि वो भी हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर
جو مقامی قبائل ہیں یا مقامی آپ ان کو اس طرح کہہ لیں کہ وہ ان کا اپنا ووٹ بینک ہے، وہ بھی ہے۔ تو اس وجہ سے مسلم لیگ نون کو امیدوار ہیں، ان کی بہتری اس وجہ سے سامنے آ رہی ہے کہ ایک تو ان کے پاس مسلم لیگ نون کا ٹکٹ ہے، دوسرا وہاں پہ مسلم لیگ نون نے اپنی بہترین انٹری بھی ڈالی ہوئی ہے اور انہوں نے وہاں پہ اپنی پاور بھی شو کی ہے۔ تو اس وجہ سے جو مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں ان کی ان 4 حلقوں میں سے 2 حلقوں پہ پوزیشن بالکل واضح سامنے آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور کون سے حلقے ہیں وہ آپ مینشن کر سکتے ہیں؟ LA-15 ہے اور LA-16، یہ 2 حلقے جو اچھا پیپلز پارٹی بلاول صاحب کی اگر ہم بات کر لیں، انہوں نے کہا ہے کہ انتخابات مرحلہ وار کرائے ہی اسی لیے گئے ہیں تاکہ یہ دھاندلی ہو سکے اور سہولت فراہم کی جا سکے نون لیگ کو۔ وہ تو مسلسل دھاندلی کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے الیکشن ہونے چاہیے۔ پیپلز پارٹی تو مجھے لگتا ہے کہ بالکل اب بار بار جب اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے تو الیکشن کمیشن آپ کو نہیں لگتا فری اینڈ فیئر الیکشن کرا رہی ہے؟ یعنی بہت زیادہ اس پر اعتراض تو کھڑا ہو رہا ہے۔ اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو شریک چیئرمین ہیں بلاول بھٹو صاحب، ان کی طرف سے ہی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ دھاندلی ہو رہی ہے، لیکن باقی جو امیدوار یا جو باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے ابھی تک تو اس طرح کا کوئی موقف دھاندلی کے حوالے سے سامنے نہیں آیا۔ اب جن حلقوں پہ وہ انتخابات جیت چکے ہیں وہاں پہ وہ دھاندلی کا نہیں کہہ رہے، جبکہ مسلم لیگ نون اگر وہ جن حلقوں پہ الیکشن ہار چکی ہے تو مسلم لیگ نون نے بھی دعویٰ وہاں پہ دھاندلی کا نہیں کیا۔ اب جو نشستیں مسلم لیگ نون کے پاس ہیں وہاں پہ پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ وہ وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے۔ تو اس طرح کا جو موقف سامنے آ رہا ہے اس میں باقی سیاسی جماعتوں نے کسی ابہام کا یا کسی بھی طرح سے وہاں پہ کوئی اعتراض نہیں ہو پایا۔ اس وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن کمیشن صرف ایک جماعت کے کہنے پہ دوبارہ الیکشن کروائے گا یا ری ووٹنگ یا کوئی بھی اس طرح کا ہو۔ چلیں جو ان کا سیاسی حق بنتا ہے یا جو ان کو آئینی طور پہ جو ان کو حق حاصل ہے وہ اس پہ اپنی بات تو کر سکتے ہیں، لیکن دھاندلی کا سر دست کسی جگہ پہ اس طرح کا کوئی آثار تو سامنے نہیں آئے کہ کسی جگہ پہ کوئی دھاندلی ہوئی ہو۔ اچھا راشد، آپ پیپلز پارٹی کو، مسلم لیگ نون کو اور الیکشن کمیشن کو تو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، آپ چونکہ خود کشمیر میں موجود ہیں، گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں وہاں پہ؟ عوام کا سینٹیمنٹ کیا ہے؟ کس کا ووٹ بینک زیادہ ہے اگر آپ بات کریں تو؟ دیکھیں یہ جو مشکل حلقے تھے وہاں پہ مسلم لیگ نون نے اپنی شناخت اور اپنی حیثیت منوائی ہے، تو اسی وجہ سے جو باقی حلقے بھی ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ظاہری سی بات ہے کہ جو اس وقت اقتدار میں اپنی زیادہ پاور لے کے سامنے آنے والی جماعت ہے، تو عوام کا اس بات کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ابھی ان حلقوں میں جہاں پہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں یہاں پہ مسلم لیگ نون نے اپنی انٹری، اپنا پاور جو ہے وہ اسٹریٹ پاور بھی یہاں پہ اپنی شو کی ہے، تو اس وجہ سے اندازہ کیا کہ بلکہ یہ تو زیادہ تر چانسز یہی ہیں کہ مسلم لیگ نون یہاں پہ بھی اپنی گرپ جو ہے وہ مضبوط رکھی ہوئی ہے اور آسانی سے وہ یہاں سے اپنے جو امیدوار ہیں ان کی جیت یقینی کرے گے۔ اچھا، امن و امان کے جو خدشات ہیں، جو صورتحال ہے، سیکیورٹی کے ایشوز ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پچھلے کئی عرصے سے وہاں پر کشمیر میں موجود ہیں، انٹرنیٹ بلیک آؤٹ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، احتجاج بھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ جو ابھی انتخابات ملتوی ہوئے ہیں وہ 20 یا 21 اگست تک ہو جائیں گے فور شور، یا ہو سکتا ہے اس سے بھی آگے چلے جائیں؟ دیکھیں یہ جو لاک ڈاؤن کر کے یہ جو سیکورٹی کے حوالے سے یہ جو 7 حلقے ہیں یہاں پہ الیکشن ملتوی کیا گیا ہے، باقی جو علاقے ہیں وہاں پہ جن پہ یہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں، کل سیدھی سی بات ہے، کل ٹرن آؤٹ سے پتہ چل جائے گا کہ عوام جو امن و امان خراب کرنا چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ ہیں یا جو امن و امان بہتر کرنا چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ ہیں۔ یہ تو کل کے الیکشن سے واضح ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح یہ سوشل میڈیا پہ اس بات کو، امن و امان کو اجاگر کیا جا رہا ہے، یہ جس طرح اس کو بات کو پھیلایا جا رہا ہے، اس طرح کی صورتحال نہیں ہے۔ اب عوام نہیں، اگر اس طرح کی صورتحال نہیں ہے راشد تو پھر الیکشن کمیشن نے انتخابات ملتوی کیوں کیا؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور جو پہلے 2 مرحلے پورے ہوئے ہیں الیکشن کے انتخابات کے، آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ٹرن آؤٹ بہتر تھا کمپیریزن کیا جائے گا؟ بعض علاقے جو ہیں ان میں ٹرن آؤٹ تو بہتر رہا ہے، لیکن جو ایسے علاقے تھے کہ جہاں پہ ٹرن آؤٹ نہیں رہا تو اس کی یہ وجہ یہ نہیں ہے کہ عوام کی وہاں پہ دلچسپی نہیں تھی،
وہاں پہ اصل صورتحال یہ ہوئی ہے کہ یہ جو گزشتہ دنوں کے دوران جو لاک ڈاؤن ہوا ہے اس کی وجہ سے کافی سارے جو وہاں کے مقیم لوگ تھے یا جو وہاں کے ووٹرز تھے وہ مائیگریٹ ہو گئے ہیں. وہ کوئی پاکستان کے جو بہتر جو ان کے اپنے قریبی علاقے ہیں وہ وہاں پہ چلے گئے ہیں, یا ان علاقوں سے ہٹ کے کشمیر کے اندر جو ان کے اپنے علاقے ہیں وہ وہاں پہ چلے گئے ہیں. اس وجہ سے یہ وہ ان کے پاس ایسی کوئی میڈیا کے حوالے سے یا اور کسی حوالے سے ان کے پاس اس طرح کی کوئی خبر تو نہیں ملتی کہ وہ جس سے یہ اندازہ کر سکیں کہ مجموعی طور پہ صورتحال کیا ہے اور وہ باہر نکل کے اپنا ووٹ پول کریں. ٹھیک ہے, اور کل کے لیے راشد آخری سوال پوچھ لیتی ہوں, کل کے لیے سیکیورٹی ٹھیک ہے؟ جو 4 حلقوں میں الیکشن ہونے جا رہا ہے, سیکیورٹی کے انتظامات مکمل ہیں؟ یہ بالکل, ہم نے آپ سے کچھ دیر پہلے بھی ہم نے بعض علاقوں کا دورہ کیا ہے, وہاں کے لوگوں سے ہم نے بات بھی کی ہے. میں آپ سے کچھ دیر پہلے میں مظفر آباد سے واپس یہاں پہ پہنچا ہوں اور لوگوں کے ساتھ میری بات ہوئی ہے. لوگ جو ہیں وہ خوش ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی آنی چاہیے, یہ ان کا جمہوری حق ہے. یہ اب انتخابات ہونے جا رہے ہیں تو جس جماعت کو عوام منتخب کرنا چاہتے ہیں اس جماعت کو موقع ملنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور آپ کے مطابق وہ نون لیگ ہے. بہت شکریہ راشد, بہت شکریہ آپ کا. اور اسی کے ساتھ ناظرین مجھے سنا نقوی کو اجازت ہے, اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ.